मोहतरम जनाब गेस्ट स्पीकर साहिबा, अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल करिकुलम के आज के 14th डे में प्रोफेसर नजीब जहां मैडम का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। ये बड़ी नसीबी है हमारी कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एपेक्स इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर के एक हाईली एक्सपर्ट प्रोफेसर से हमारे इन बच्चों का आज इंटरेक्टिव टॉक हो रहा है। ये चीज़ें ये हमारे लिए, हम असातिज़ा के लिए भी बड़ी खुशी की बात है और इन तलबा के लिए बड़ी जो है इज़्ज़त की और बड़े फ़ख्र की बात है कि आपसे इस इब्तदाई दौर में ही आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल हो रहा है। मैं मुख्तसर तारुफ मैडम का इन तलबा के दरमियान रखना चाहूँगा। प्रोफेसर नजीब जहां मैडम ने बीओएमएस और एमडी निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद से किया है और फिलवक्त आप पीएचडी कर रही हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलोर से ही। आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तकरीबन 18 सालों पर मुहित है। आपने 2004 से पीजी टीचिंग की शुरुआत करी। आपका जो टीचिंग का जो स्पेशलाइज्ड एरिया है वो स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ यूनानी सिंगल ड्रग्स एंड कंपाउंड ड्रग्स है। इसके अलावा जनरल फार्माकोलॉजी, सैदला, पुश्तसाजी, कैल्सिनोलॉजी वगैरह पर आप बड़ी महारत रखती हैं। आपने तकरीबन 23 पीजी स्कॉलर्स को गाइड किया है अभी तक। इसके अलावा आपका जो रिसर्च एरिया जिसमें आपका इंटरेस्ट रहा है, बिलखुसूस आपने एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स जो है वो किए हैं इवेलुएट करने के लिए यूनाइन ड्रग्स के इफेक्ट्स को ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स पर, जैसे डिप्रेशन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी, हाइपरलिपिडेमिया, एथेरोस्क्लेरोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, वास्कुलर थ्रोम्बोसिस एक्सेट्रा। आपने कुछ बायोकेमिकल मार्कर्स भी आपने डेवलप किए हैं जो हमारे यहाँ जो एक ख़ास थेरेपी जैसे मुखर्ज बलगम दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसके लिए मॉडल को टूल्स को सामने रखते हुए आपने कुछ ऐसे बायोकेमिकल मार्कर्स भी डेवलप किए हैं जो है बहुत ही मुफीद और मुआविन साबित हो रहे हैं। इसके अलावा मैडम खास बात ये है कि आप यूनानी की जो थॉरो लिटरेचर के साथ साथ आप मॉडर्न की जो टेक्निक्स हैं उसमें बड़ी हज़ाकत और महारत रखती हैं। ख़ास तौर पे जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एचपीएलसी, एचपीएलसी, जीसीएफसीएमएस एक्सेट्रा। आपने तकरीबन 40 रिसर्च जर्नल्स में जो हाईली इम्पैक्ट फैक्टर्स रखते हैं उसमें आपके रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। आपकी 2 किताबें मंज़र-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिसमें से एक का नाम है अ मैनुअल ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन यूनानी फार्मेसी और दूसरा है टेक्स्ट बुक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अलावा मैंने बहुत सारे चैप्टर्स मुख्तलिफ बुक्स में लिखे हैं, पब्लिश हुए हैं मैम के। और इसके अलावा मैम को एकेडमिक और रिसर्च फील्ड में एक्सेलेंस रखने के एवज बहुत सारे अवार्ड्स और अचीवमेंट्स से भी नवाजी गई हैं। आप शुरू से ही थ्रू आउट बीएमएस फर्स्ट क्रॉप से लेकर फाइनल ईयर तक आप टॉपर रही हैं। ये हमारे तलबा के लिए बड़े हौसला अंगेज बात है। इसके अलावा आप बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड आपको निज़ामिया तिब्बी कॉलेज से आपको अवार्ड हुआ। आपको यूएमए एक्सेलेंस अवार्ड मिला 2010 में यूनानी मेडिकल एसोसिएशन एपी इंडिया के जरिए। आपको फर्स्ट प्राइज मिला है पेपर प्रेजेंटेशन का, जिसका टाइटल था कंसेप्ट ऑफ डिप्रेशन इन यूनानी मेडिसिन रिव्यू in second international conference on public mental health and neurosciences organized by association from ज्योति निवास बेंगलोर। इसी तरीके से आपको बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड मिला है रिसर्च पेपर के लिए, और जिसका टाइटल था डेवलपमेंट ऑफ कॉमन केमिकल मार्कर्स फॉर मुंतज बलगम अद्विया यूज्ड इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बाय जामिया हमदर्द।
इसी के साथ-साथ मैम को बेस्ट टीचिंग फैकल्टी अवार्ड मिला है एट पीजी लेवल बाय यूनानी मेडिकल इंस्टीट्यूशन तेलंगाना, इंडिया। तो ये मुख्तसर सा एक तारुफ था जो हमने आपके सामने पेश किया है। मैडम के अलावा बहुत सारी खूबियाँ हैं जो ज़ाहिर-सी बात है कि इतने कम वक़्त में नहीं आ सकती हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैडम से गुज़ारिश करूँगा कि ये जो बच्चे हमारे जो बीएमएस फर्स्ट क्लास में जिन्होंने एडमिशन लिया है और अपनी तिब की तालीम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपकी ज़ाहिर-सी बात है कि आपका खुद आपका ये अचीवमेंट और आपका ये एक मुख्तसर सा तारुफ ही बच्चों के लिए हौसले के लिए बहुत काफ़ी है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बच्चों से कुछ मोटिवेशनल और इंटरैक्टिव टॉक करें जिससे हम बच्चों को एक तिब्बी यूनानी के ताल्लुक से दिलचस्पी पैदा हो और उसमें फ़ेथ और यकीन पैदा हो सके। मोहतरम जनाब प्रोफ़ेसर नसीर जहाँ बेगम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस, यस मैम आ रही है। सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ मैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट ओवर हियर एंड आल्सो द फैकल्टी ऑफ पटना यूनानी मेडिकल कॉलेज। So it's really an honor for me to be a part of this program which is going here. So सबसे पहले ये हुआ कि निज़ाम ने मुझे फ़ोन किया था। निज़ाम इज़ माय स्टूडेंट, डॉक्टर निज़ाम हु इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर इन योर कॉलेज राइट नाउ। तो निज़ाम ने मेरे अंडर में ही पीजी की। मेरी आवाज़ क्लियर है ना सबको? हाँ, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर से जो ऑडिटोरियम बड़ा सा प्यारा सा अच्छा लग रहा है मुझे, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मे बी दे आर फ्रॉम द फर्स्ट प्रोफेशन। ओके, फर्स्ट ईयर बीएमएस है ये सारे और दूसरे भी सीनियर साइंस में। ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। तो तब निज़ाम ने मुझे बताया कि मैडम एक ऐसा मोटिवेशन लेक्चर देना है आपको हमारे पटना यूनानी मेडिकल कॉलेज में। तो मोटिवेशन ऐसी कहा था कि लेक्चर देना है, तो मैं यहाँ पे अपने पीएचडी वर्क से इतना बिजी थी, यकीन जानिए मैं रोज़ा भी यहीं खोल रही हूँ, मेरा इफ्तार भी यहीं हो रहा है, उसके बाद मैं घर जा रही हूँ। घर वाले बहुत परेशान हैं मेरे। लेकिन जब निज़ाम ने ये कहा मैडम फर्स्ट प्रोफेशन वालों को, लेकिन बीएमएस के फर्स्ट ईयर वालों को आपको मोटिवेशन टॉक देना है, तो तब मेरा इरादा बदला। मैंने ये सोचा कि ये तो हमारे फ्यूचर बडिंग यूनानी स्कॉलर्स हैं, यूनानी हकीम्स हैं। हो सकता है इनमें से कोई गैलन होगा, हो सकता है इनमें से कोई राज़ी होगा, इसमें से कोई एविसिना होगा। मतलब ये हमारे जो बच्चे ये जो मेरे सामने बैठे हुए हैं फर्स्ट ईयर यूनानी मेडिसिन के, तो ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। तो मैंने अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि अपने सारे काम एक तरफ रखो, पहले हमारे बर्डिंग ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कल के यूनानी के मेन हुक्मा होंगे उनको एड्रेस करो। तो मैंने निज़ाम से कहा अगर मोटिवेशनल टॉक है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर दूंगी। तो बस इसी उस मकसद से ये मैंने अपना फ़र्ज़ समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि मैं इनसे एड्रेस करूँ, इनसे बात करूँ, इनसे मुलाकात करूँ, इनको यूनानी सिस्टम के बारे में बताऊँ, क्योंकि ये अभी निज़ाम ने बताया ना स्टार्टिंग में, ये लोग नीट से आए हैं, नीट देकर आए हैं निज़ाम सारे ये लोग। हाँ, तो ये नीट देकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं इन लोगों को ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने इनको बीएमएस करने के लिए चुना है, क्योंकि जो भी किस्मत में होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। ये हमारी कोशिश और मेहनत का नतीजा नहीं होता है जो हमको मिला है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हमको अल्लाह की मर्ज़ी पे राज़ी होना है, क्योंकि ये देखिए आप लोग जब आप हकीम बुलाए जाते हो, आजकल तो सबको डॉक्टर ही कहा जाता है, लेकिन ये हकीम बोलने का, ये हकीम लफ्ज़ जो हमारे नाम से पहले जो लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसका शर्फ़ यूनानी फ़िज़िशियन को हासिल है। और ये हकीम का जो वर्ड है अल्लाह का नाम है, हिकमत वाला, किसी और के साथ लगाया नहीं जाता। ठीक है? तो जब आप लोग इस प्रोफ़ेशन में आए हो तो सबसे पहले आप लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतनी बड़ी चीज़ आपके नाम के साथ लगाने को मिली है। और इसके साथ-साथ जब आप लोग ये कहते हैं कि हम नीट से आए हैं और नीट से आए हैं, यहाँ यूनानी कर रहे हैं, यूनानी में क्या है? तो मैं ये बताऊँगी, आपको मालूम होना चाहिए कि 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आर रिलाइंग ऑन द हर्बल मेडिसिन। तो दुनिया को अगर आप डिवाइड करोगे 100% में, उसमें से 80% जो लोग हैं, जो सिर्फ़ हर्बल मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं।
और आपको मैं बताऊं, एलोपैथी कॉलेजेस कितने हैं? किसी को मालूम है टोटल एलोपैथी कॉलेजेस कितने हैं ऑल ओवर द इंडिया? एंड इंडिया हैज बीन द largest country where you can find the modern in Ayush medical colleges more than any country in the world. It is the largest number of modern colleges, modern medical colleges, and also the Ayush medical colleges. तो यहाँ पे हमको घर बैठे सारे मेडिकल कॉलेजेस मिल रहे हैं और 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हर्बल ड्रग्स पे रिलाई करती है। मतलब आप जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो लोग हर्बल मेडिसिन को यूज कर रहे हैं, वो दुनिया के 80% लोगों को आप क्या कर रहे हैं? सर्व कर रहे हो आप। मतलब उन लोग को क्या कर रहे हो आप? उन लोग के गुड हेल्थ के लिए आप लोग काम कर रहे हो, वो लोग आप पर डिपेंड करते हैं। इस लिहाज से आप इंडिया में अगर देखेंगे, आज मॉडर्न कॉलेजेस कितने हैं? मॉडर्न कॉलेजेस मोर देन 600 होंगे, 606 मॉडर्न कॉलेजेस होंगे। उसमें नियरली मोर देन 90,000 वहाँ के ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, मोर देन 90,000 फ्रॉम 606 कॉलेजेस। आपको पता है आयुर्वेदिक कॉलेजेस कितने हैं? देर आर मोर देन लाइक 3,000 समथिंग। उन लोगों का अगर आप वो देखोगे, नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर देखोगे आप, आयुर्वेदा के कॉलेजेस आज के डेटा में 450 के अबाव है, 453 समथिंग। और यूनानी कॉलेजेस कितने हैं? 57। तो लोग ये समझते हैं कि जो ज्यादा मशहूर है वो लोग ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर ये होता है, जो ज्यादा दिखता है, अब जैसा कि आप दूध में पानी मिला दोगे तो दूध ही दिखेगा, पानी तो नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादा एलोपैथी कॉलेजेस है। कितने बताया था मैंने एलोपैथी कॉलेजेस? 600 के ऊपर है, मोर देन 600 एलोपैथी कॉलेजेस है, जिसमें 90,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं। और आयुर्वेदा के कॉलेजेस कितने हैं? 453 लाइक दैट। तो इसमें कितने निकलते हैं? 25 से 30,000 BAMS आयुर्वेदिक ग्रेजुएट्स निकलते हैं। और यूनानी के कितने हैं? 57 है। कंपेयर अगर करोगे आप एलोपैथी से यूनानी तक, तो हमारे कॉलेजेस बहुत थोड़े हैं। तो थोड़ी चीज आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन आपको वो ज्यादा कॉलेजेस, 606 कॉलेजेस जिसमें 90,000 से 1 लाख तक बच्चे MBBS के निकल रहे हैं, आपको वो नजर आ रहा है। आप ये देखिए, आप छोटे छोटे एरिया में रहकर बहुत सारा काम कर सकते हो। वो इतने सारे लोग, लाखों के बच्चे जब निकल रहे हैं, उनको सिर्फ 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन पे महारत हासिल है, ओनली 20%। आप 57 कॉलेजेस से आप कितने हार्डली निकल रहे हो? एक 15 से 20,000 बच्चे शायद, सॉरी 2,000 से 3,000 बच्चे यूनानी के निकलते हैं, जहाँ पे 25 से 30,000 बच्चे आयुर्वेदा के निकलते हैं, जहाँ पर 90 से 1 लाख बच्चे MBBS के निकलते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम कौन है? यूनानी के, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस कम है हमारे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कम है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस कंपेयर टू अदर मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी हर्बल मेडिसिन पे 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती है पूरी दुनिया की। तो हमारे पास रिसर्च एरियाज बहुत है। और आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, जो फादर ऑफ मेडिसिन है, कौन है फादर ऑफ मेडिसिन? बुखरात है, हिपोक्रेट्स है। ही इज द फादर ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो जो फादर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, वो यूनानी सिस्टम के फादर ऑफ मेडिसिन है। पता है आप लोग को? आप जो ये MBBS वाले ओथ लेते हैं, हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, वो हमारे फादर की ही ओथ लेते हैं, मतलब यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? ग्रीको अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। मेन मेडिसिन जब पहले क्या करते थे लोग, देवी देवताओं का शाप समझते थे बीमारी को, स्कल को होल करके रूह को निकालते थे, इस तरह से था पहले। लेकिन जब हिपोक्रेट्स ने पैथोलॉजी मालूम की है सिस्टम की, ह्यूमरल सिस्टम उसका कॉज बताया है, एबनॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं, अभी तक वो चल रहा है, वही बेस पे आज पूरी यूनानी सिस्टम बेस है। तो जो फादर ऑफ मेडिसिन है, यूनानी के फादर है। और ये जो यूनानी मेडिसिन है, ग्रीको अरेबिक मेडिसिन, इट इज द मदर ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमको अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दौलत दी है, जो मेन जहाँ से दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन निकले हैं, वो हमारी पैथी मतलब यूनानी पैथी है। तो आप लोग इसमें रिसर्च करके, आजकल तो क्या हो गया है, 2014 से जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष सेपरेट हुआ है, जब बनी है,
तो ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाएगा, जो जिसने आयुष सिस्टम मेडिसिन को इतना बड़ा फॉर्म दिया, एक मिनिस्ट्री अलग से बना दी है। अब इसमें कई लोगों ने वेलनेस सेंटर्स बनाए हैं और इतना मतलब इमीडिएटली प्लेसमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स का मेडिकल ऑफिसर्स की सीट पे और एकेडमिक एरिया में, लेक्चरर्स में, और बहुत सारे वेलनेस सेंटर्स में, एनआरएचएम में, इस तरह से प्लेसमेंट इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, जो आपकी एज है, ये जो प्रेजेंट आपकी एज है, इतनी अच्छी एज है, इसमें आपको कोई ना जिम्मेदारी है और ना कोई आपको एक्स्ट्रा काम करना है। आप इतने अच्छे बूस्टिंग एज में हो, मतलब आप इतना अच्छा अक्वायर कर सकते हो, आपका एड्रेनालिन इतना थ्रश है, मतलब आप इतने स्ट्रांग हो। अब आप जो चीज में वक्त डालोगे, वो चीज में से आप अच्छे से एक्सेल निकलना है आपको। आपको मैं इस लेक्चर में ये बताना चाह रही थी कि क्या कहते हैं, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। Though the secret of success is nothing but you have to put your heart, mind and soul into even a smallest act what you are doing. समझ रहे हो आप, एक छोटी सी भी काम में आपको दिल व जान से अगर मेहनत आप करोगे, वक्त को पकड़ोगे आप, तो इंशाल्लाह ताला आप कल का यूनानी का ब्राइट फ्यूचर होगे। मतलब सीक्रेट आप समझ रहे हो, अगर आप वक्त को पढ़ो। अब ये नहीं, अब देखो मैं एक छोटा सा मिसाल, आपको छोटी सी मिसाल देना चाहती हूँ। अब जिस जगह पे, जिस मुकाम में आप डिप्रेशन के हैं, जैसा कि निज़ाम में कहा, बच्चे नीट करके आ रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, हमने क्या ले लिया, क्या कर लिया। देखो, अगर आप, एक मोची भी होता है ना, जब वो चप्पल सीने में महारत रखता है तो वो कहाँ से कहाँ हो जाता है, बड़ी कंपनी खोल लेता है। ठीक है, अगर आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को देखोगे, आप टाटा बिरला, अगर आप रिलायंस वालों को अगर देखोगे, तो ये लोग सारे लोग इमीडिएटली बड़े नहीं बने, इनको मेहनत करना पड़ा, इनको वक्त सही से इस्तेमाल करना पड़ा। तो अगर आप ये सोचेंगे, असल में ये होता है, बीएमएस में आने के बाद बच्चे पहला और दूसरा साल ऐसी सोच सोच के खराब कर देते हैं। समझ रहे हो आप लोग। तो अगर आप एक किश्ती में सवार होंगे, मतलब आपके दोनों पैर एक ही किश्ती में होंगे, दो किश्तियों में नहीं होंगे अलग अलग, एक किश्ती में एक पैर, दूसरी किश्ती में एक पैर। अगर आप समझते हैं ये पॉसिबल है, आप दो किश्ती में सवार होके कोई सफर कर सकते हो, कोई समंदर में चल सकते हो या तालाब में चल सकते हो, नहीं, आप तो गिर जाओगे। दोनों किश्तियों में पैर अपने ऐसा रखोगे तो एक किश्ती भी आपकी, एक किश्ती में भी संभल नहीं पाओगे आप लोग। तो सबसे पहले आपको अल्लाह का शुक्र अदा करके एक ही किश्ती में रहना है यूनानी की, और राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ योर प्रोफेशन यू हैव टू स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। क्योंकि आप विदाउट हार्ड वर्क, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस अभी मैंने बताया है ना, कि माइंड, सोल एंड हार्ट, आपका एक छोटे से एक्ट को आप जो भी कर रहे हो, अगर उसमें आप अपना फुल 100% दोगे, तो आप इतने आगे निकलोगे, इतने आगे निकलोगे कि आप में से कोई मुखरात हो सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं ना कि ये हकीम अकबर कौसर जो है, सुना होगा आपने, वनियमवाड़ी के हकीम अकबर कौसर, ये सिर्फ कासनी पे काम करते हैं, कासनी उगाते हैं, कासनी बेचते हैं, लीवर डिसऑर्डर्स में, सारी चीज़ों में कासनी पे ही काम करते हैं। तो एक कासनी उन्हें यूनानी सिस्टम से जो पकड़ी है, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। ठीक है, और वैसे आप देखोगे कि केरला के जो है केटी अजमल साहब यूएई में इतना धमाल कर रहे हैं यूनानी सिस्टम मेडिसिन लेके, और जितने भी लोग अपनी पैथी में यूनानी सिस्टम मेडिसिन में परफेक्ट है, यूनानी दवाओं पे परफेक्ट है, उसको डिजीज़ डायग्नोस करने में परफेक्ट है, तो वो लोग सारे अपने अपने वेलनेस सेंटर्स खोल चुके हैं, अपने अपने बड़े बड़े रेजिमेंटल सेंटर्स, बड़े बड़े यूनानी क्लिनिक्स। मेरे खुद हस्बैंड है जो यूनानी क्लिनिक चलाते हैं, इतनी अच्छी उनकी एस्टैब्लिश क्लिनिक है, वो पूरे रीनल डिसऑर्डर्स पे काम करते हैं, जो एमबीबीएस डॉक्टर्स उनके पेशेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप वक्त को सही समझोगे, छोटे से छोटे काम को आप अपना फुल टाइम दोगे, कंसंट्रेट करोगे आप उसमें, तो आगे बहुत आगे निकलोगे, बहुत एक्सेल करोगे। तो आप फर्स्ट ईयर में आप एक सेटिस्फैक्शन कर लेना है। अब अगर दिल्ली जाना है तो आप क्या करोगे, बॉम्बे की ट्रेन तो नहीं लोगे, बॉम्बे की फ्लाइट तो नहीं लोगे आप लोग। अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली की फ्लाइट लोगे आप। तो इसी तरह आपको बीएमएस करना है, अपने आप को आप सेटिस्फाइड कर लो कि अल्लाह ताला ने मुझे चुन के इसमें हकीम बनने के लिए डाला है। तो आप एक डिसाइड कर लो, मैं पहले दिन से अपना वक्त खत्म नहीं करूंगी, क्योंकि आपको
ऐसी एज में आप लोग, मैंने बताया ना कि फुल एनर्जीज होती हैं इसमें, और इसमें आपको कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, ना घर की ज़िम्मेदारी और ना कोई काम की ज़िम्मेदारी होती है। माँ-बाप खुश होते हैं, बच्चा मेरा डॉक्टर बन रहा है, आपको हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठाना है। और अगर आप पहले दिन से यूनानी बुक्स को थरोली पढ़ोगे, तो इंशाल्लाह कोई पैथी का डॉक्टर आपसे आगे नहीं होगा, आप सबसे आगे होंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके बाद ये है कि देखिए, वक़्त की आपको कदर करनी चाहिए। ये है ना, वक़्त पे हर एक काम करो तुम, पैदा अच्छा नाम करो तुम। वक़्त की दौलत जिसने गँवाई, उसने इज़्ज़त कहीं ना पाई। इस दौलत को कभी ना खोना, खो दोगे तो पड़ेगा रोना। ये बचपन में मुझे सुनाते थे मेरे घर में मेरे पेरेंट्स। तो वक़्त की आपको इतनी कदर करना चाहिए, आपको वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जितना आप वक़्त पहले दिन से देखो, एमबीबीएस के बुक्स जैसा बने हुए हैं, जो करिकुलम में लिखा हुआ है, जो बच्चा डेली 10 आवर्स अगर एमबीबीएस में डेली पढ़े अगर 10 आवर्स, तो वो उसका करिकुलम के बुक सारे तब पढ़ सकेगा वो। डेली 10 घंटे एज अ मेडिको यू हैव टू रीड 10 आवर्स डेली। तो उसमें से आप अपने कॉलेज का टाइम भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको डेली पढ़ना है। तो किताबें खुद बनाई गई हैं इस लिहाज से कि अगर आप रोज 10 घंटे पढ़ोगे तो आप उसमें पास हो जाओगे। तो अगर वो टाइम आप अपने बुक्स सेम अपनी बुक्स पढ़ने के लिए डालोगे, तो आप वाक़ई आप इसमें एक्सेल हो जाओगे। आप समझ रहे हो ना, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मैंने कहा कि ये मदर ऑफ ऑल द सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, और आप 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को हील करने में, क्यूर करने में, उनके वेल बीइंग में, उनके हेल्थ को प्रमोट करने में आप लोग काम कर सकते हैं। और मैं ये चाहती थी कि जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, जिसको भी जो भी किस्म का डिप्रेशन है या कुछ पूछना चाहते हो सिस्टम के बारे में, तो मुझसे सवाल कर सकते हैं और उसके लिहाज से मैं उनको समझाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। निज़ाम, अगर कोई बच्चों को कुछ डाउट है तो उस पर उन लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करूंगी मैं। आप ज़रा मुझे बताइए। वालेकुम सलाम। थोड़ा लाउडली प्लीज। क्या कोई यूनानी ग्रेजुएट खुद का अपना हॉस्पिटल खोल सकता है? कोई यूनानी ग्रेजुएट खुद का अपना कोई हॉस्पिटल खोल सकता है? बिल्कुल ऑफ कोर्स खोल सकता है। आप देखो, आप जो भी सिस्टम में अगर एक्सेल हो, उसका स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल खोल सकते हो आप। अब तो ये हो गया है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनने के बाद आप लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो गए हैं। यही नहीं, इंडिया में नहीं, आप अब्रॉड में भी खोल सकते हो। आपको पता है WHO का जो न्यू ग्लोबल सेंटर बना हुआ है, जामनगर गुजरात में बना है। इवन WHO ने अपना वर्ल्ड हेल्थ सेंटर यहाँ पे खोल दिया है आयुष का। तो आप वर्ल्ड वाइड फ्री बर्ड हो, आप अपना यूनानी हॉस्पिटल, आप ये नहीं, आप अपना हॉस्पिटल खोलकर एलोपैथी प्रैक्टिस नहीं करना है। क्योंकि यूजुअली बच्चे ये करते हैं, जब वो नीट के बाद यूनानी में आते हैं, BMS में आते हैं, तो अब वो लोग ने डिप्रेशन में सोच सोच के ना यूनानी पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। ऐसी एक बात तो फेल हो जाते हैं डिप्रेशन में। जो बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अगर आप फर्स्ट डे से हर चीज़ अच्छा पढ़ोगे, आप में खुद में कॉन्फिडेंट आएगा, फिर आप यूनानी प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देंगे। अब ये लोग थर्ड ईयर में जब आते हैं तो क्या करते हैं, प्रैक्टिस सीखने के लिए, अपनी जिंदगी आइंदा सोचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये एलोपैथी कॉलेजेस में जाकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। एलोपैथी हॉस्पिटल्स में जाके क्या करते हैं, वो नाइट ड्यूटीज करते हैं। क्या वो तो सीख लेंगे, लेकिन हम लोग तो इन लोगों को चने बटाने कहते हैं। तो एलोपैथी में क्या है, एंटीबायोटिक्स देना है, ओके, पेन किलर्स देना है। अगर एंटीबायोटिक दिया तो एक एंटासिड दे देते हैं हम लोग, उससे एसिडिटी होती है, और उसके बाद एक मल्टीविटामिन दे देते हैं। इससे ज़्यादा क्या प्रैक्टिस है वहाँ पर। हायर से हायर अगर आप जाओ, सुपर स्पेशलिटी लोगों को भी देखो, एक एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी काम नहीं करती है, तो बोलते हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा है। कई लोगों ने कैंसर का ट्रीटमेंट निकाला। आप देखो, जब 20% को इन लोग को देखना है, 80% हमको देखना है, और हम कम हैं, तो हम लोग इतना ज़्यादा रिसर्च एरिया में काम कर सकते हैं, हम इतना ज़्यादा रिसर्च एरिया में काम करते हैं। जो भी आजकल प्रिवेलिंग जो अनट्रीटेड डिजीजेस है, हम उसमें ट्रीटमेंट निकाल सकते हैं। क्योंकि अतिपा ने जो कॉन्सेप्ट दिया है हमको डिजीज पहचानने का, दैट इज यूनिक एंड यूनिवर्सल। इतना यूनिक है वो कि आप टेम्परमेंट में अगर अच्छे से पढ़ के एक्सेल कर लिया, डिजीज को कैसा पहचानना है बाय सीइंग द मिजाज ऑफ द पेशेंट,
ह्यूमरल चेंजेस आप अगर देखोगे पेशेंट में, ये कोसिटिलिस की बीमारी हुई है, उसके मिजाज में क्या चेंजेस आएंगे, उस मिजाज के लिहाज से आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे उन लोगों को। अगर आप ये डायग्नोसिस यूनानी एतबार से करना शुरू कर देंगे तो आप क्या करोगे, आप एलोपैथी वालों से आगे हो जाओगे, आप हर डिजीज का इलाज कर सकते हैं। और आप जब किताबों का मुताला करोगे, जब आप रेफरेंस किताबें, यूनानी की रेफरेंस बुक्स अगर पढ़ोगे, तो आप लोगों को खुद ताज्जुब होगा देख के कि अल्लाह, इसमें तो सारे बीमारियों का इलाज है। जब हमारे पास एक स्टूडेंट थे, वो एड्स पे कुछ प्रेजेंटेशन था, तो उस लड़की ने इतना ज़्यादा यूनानी मेडिसिन से, किताबों से उसने सिम्टम वाइज उसमें से रेफरेंसेस देख के निकाला कि आज के जो एड्स में जो साइन एंड सिम्टम्स दिए उससे ज़्यादा उसको मिल गया। हाँ, उसमें अतीबा ने ये मेंशन नहीं किया था कि ये पर्टिकुलर डिजीज को एड्स कहते हैं, लेकिन उसने डिजीजेस के सिम्टम्स देखते 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 इतना लिटरेचर उसका वो जमा कर लिया था कि मॉडर्न में भी नहीं निकला था इतना सारा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप पहले तो आप फुल हार्डवर्क करो, और जो भी पढ़ रहे हो उसको क्या करो, कोरिलेट करो मॉडर्न से। क्योंकि आपको क्या होता है, जब आप अपनी क्लिनिक डालिए अपनी, आप बोलोगे मैं लीवर डिजीजेस में एक्सेल हूँ, आपको लिखना पड़ेगा ना कौन सी, आप बहुत सारे आप लिख सकते हो, आप जनरल प्रैक्टिस कर सकते हो सारा, तो आके एलोपैथी वाले भी आपसे पूछेंगे, जनरल पब्लिक भी आपको पूछेंगे, ओनली फॉर देयर अवेयरनेस। क्योंकि आजकल ये जो हो गया है ना, मतलब क्या कहते हैं, सोशल मीडिया वगैरह, ये इतना ज़्यादा हो गया है, लोग चाहते हैं कि उन लोगों को हर चीज़ जल्द से जल्द मालूम हो जाए। तो अगर वो लोग टू द पॉइंट पहुंचना चाहते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, तो आप जब कोरिलेट करके पढ़ते हो कि मॉडर्न की पैथोलॉजी, यूनानी की पैथोलॉजी, जस्ट टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड व्हाट द पैथोलॉजी इज। क्योंकि ये लोग, देखिए, हर जमाने में उन लोगों की जो जबान होती है उसमें हमको समझाना पड़ता है, इसी तरह से आज की जबान जो है लोगों को ज्यादा मॉडर्न मालूम है। तो आप जब कोरिलेट करके पढ़ोगे, आप किसी, अपने पास फीवर का कॉन्सेप्ट कितना है, कितने टाइप ऑफ फीवर्स है अपने पास, खाली आप सुद्धा पढ़ोगे, जब आप फोर्थ ईयर में जाओगे तो कितने टाइप्स ऑफ सुद्धा है, कोई मेडिसिन में नहीं है इतना सारा। तो आप जब पढ़ोगे ना, अब इतना डीप नॉलेज आपको हो जाएगी, आपको एलोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है बहुत छोटा नजर आएगा। तो आप इन लोगों को एक वाइड हॉरिजन से समझाओगे कि देखो, ये वजह से ये बीमारी हुई है, हम इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इंशाल्लाह ताला आपकी बीमारी जड़ से जाएगी। क्योंकि हम एबनॉर्मल ह्यूमन जो बॉडी में होते हैं उसको क्लियर करते हैं, हम रूट से हम बीमारी को निकालते हैं। आजकल अब ये जो लोग आजकल पूरा हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्यों जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं लोग, क्योंकि इन लोगों को एक तो साइड इफेक्ट्स है, और एक दवा दिए तो एक दवा का साइड इफेक्ट होता है, फिर उनको उसकी एंटी देना पड़ता है, फिर उसका मतलब उसके साइड इफेक्ट के लिए फिर एक दूसरी दवाई देनी पड़ती है। लेकिन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इस तरह से नहीं है। यहाँ पे होता है, हम ड्रग एज अ होल देते हैं, हम दवा से एक अलग केमिकल एंटाइटी नहीं निकालते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, दुनिया में मेल फीमेल बनाया, इसी तरह से हर यूनानी ड्रग में जब ड्रग एज अ होल हम प्रिपेयर करते हैं, अपने को फॉर्मुलेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो भी दवा है हम एज इट इज जब उसको देते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक दवा की मेन क्या कहते हैं उसका, जो मेन होता है उसका जुज़े खास जो हम कहते हैं, जो मेन इफेक्टिव पार्ट होता है वो भी होता है, और उससे जो साइड इफेक्ट होते हैं उसका एंटीडोट भी उसके साथ होता है। इसीलिए हम कहते हैं ड्रग एज अ होल। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दो भी होते हैं, हमको एक दवा देने के बाद उसके साइड इफेक्ट्स के लिए दूसरी दवा देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए यहाँ पे साइड इफेक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, हम कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, हर्बल मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। इसका यही रीजन है क्योंकि हम ड्रग एज अ होल देते हैं, हम एक केमिकल एंटाइटी निकाल के नहीं देते, हम खाली पैरासीटामोल का एक पर्टिकुलर हम कंपाउंड निकाल के नहीं देते हैं, हम ड्रग एज अ होल देते हैं, जिसमें पॉजिटिव भी होता है, मतलब पॉजिटिव मतलब जिसका मेडिसिनल यूज है वो पार्ट भी होता है, और उससे जो साइड इफेक्ट होता है उसका पार्ट भी अल्लाह ताला ने रखा है। हम ड्रग एज अ होल देते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड दवाओं का, डिजीज का मालूम करके अपनी क्लिनिक खोल सकते हो। और हमारे कई स्टूडेंट है इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और शफात करीम शायद यहीं पढ़ाते हैं, वो भी अपने मतलब क्लिनिक इतना अच्छा चला रहे हैं। और ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं और इतनी अच्छी क्लिनिक चल रही है। अगर आप एक्सेल हो गए, मैं बता रही हूँ ना, इंशाल्लाह ताला कोई मतलब आप लोगों को वो नहीं कर पाएगा। थैंक यू मैम। ओके, और कुछ
वालेकुम अस्सलाम। पीजी डिप्लोमा कोर्स पीजी कोर्स से कैसे डिफरेंट है? एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? आवाज। पीजी डिप्लोमा कोर्स पीजी कोर्स से कैसे डिफरेंट है? पीजी कोर्स जी, पीजी डिप्लोमा कोर्स पीजी कोर्स से कैसे डिफरेंट है? आप कोई रिपीट करेंगे अनस साहब? आप मेरे को आवाज गूंज रही है स्टूडेंट की हॉल में। मैम इसका बच्चों का क्वेश्चन है कि कहीं कहीं पीजी डिप्लोमा कोर्स चलता है, जैसे कि पीजी डिप्लोमा डिप्लोमा इन पोस्ट ग्रेजुएट, जी जैसे कि मैम अलीगढ़ में है, सैदरा में पीजी डिप्लोमा है। देखो, तो पीजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेस आप बेहतर है आप पीजी करें, ठीक है। पीजी पहले आप क्या करो, यूनानी मेडिसिन का बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड साइंसेस जो कोर्स है आपका, बैचलर जो कोर्स है ये, ठीक है, इसको आप अगर टॉप करते गए, मेरिट करते गए, हार्ड वर्क करके आप अच्छा पढ़ते जाओगे, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप पीजी में ला लोगे। डिप्लोमा नहीं, पीजी कोर्स कह रही हूँ मैं। डायरेक्ट आप एमडी करिए। एमडी जब आप करोगे तो आप लोगों को एमडी के सब्जेक्ट, यूजी के सब्जेक्ट, बेसिक एक फाउंडेशन है। उसके बाद आप दुनिया में किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो सारा प्रेजेंटेशन आप पीजी में सीखोगे। और पीजी में ये सीखोगे आप कि आप रिसर्च कैसा करोगे। आप रिसर्च करने के बाद रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ोगे, उसके बाद उस रिसर्च को पब्लिक में, वर्ल्ड के सामने कैसा स्टैटिस्टिकली उसको प्रेजेंट करना है, वो सीखोगे आप इसमें सारा। और इसमें अपने सब्जेक्ट्स को और थरो पढ़ोगे आप। एक कन्फाइन एरिया आपका हो जाएगा, उसमें आप एक्सेल हो जाओगे। तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में हम, जैसा कि अब आप ये लेवल पे आप नहीं समझ पाओगे कि हम दुनिया को कैसा यूनानी सिस्टम समझाना है। जब आप पीजी पढ़ोगे, पीजी में जब रिसर्च मेथड करोगे, रिसर्च मेथड के साथ आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, एक रिसर्च आपका पर्टिकुलर रिसर्च में आप लेकर करोगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि दुनिया में हमको कैसा जीना है, दुनिया में यूनानी रिसर्च को कैसा आगे बढ़ाना है और कैसा आपको प्रेजेंट करना है। आप प्रेजेंटेशन, आप जाके ओरल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो, आप प्रेजेंटेशन आपके पेपर्स के जरिए भी, रिसर्च पेपर्स के जरिए भी हो सकते हैं। तो बेहतर है डिप्लोमा कोर्सेस ना करके आप डायरेक्ट पीजी मतलब एमडी, मास्टरी डॉक्टरेट करो आप, उसके बाद पीएचडी करो। हाँ, डिप्लोमा कोर्सेस इस जगह कर सकते हो आप, जैसा कि एक्स्ट्रा हॉस्पिटल मैनेजमेंट का है, या आप ये कर सकते हो कि क्लिनिकल रिसर्च में डिप्लोमा है, या अदर देन आवर सिस्टम, मतलब कुछ अलग अलाइड साइंसेस के डिप्लोमास है, तो उसको ऑप्ट करना बेहतर है। लेकिन एमडी करना आपके लिए द बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट में ला लोगे तो गवर्नमेंट में तो आप लोगों को स्टाइपेंड मोर देन 50 to 60,000 होता है एमडी में। गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी रखी है कि जब डॉक्टर बनने के बाद, मतलब बीयूएमएस मतलब आप बैचलर डिग्री हासिल कर लिए, आप डॉक्टर बन गए, डॉक्टर बनने के बाद जब आप पढ़ने के लिए आते हो तो गवर्नमेंट खुद आपको 50 से 60,000 देती है आपके लाइवलीहुड के लिए। तो this is the doing MD is the best choice according to me, rather than going for the diploma. And your diploma you can do for the other allied courses. Okay. जैसा कि मैडम ने बताया कि मतलब पीजी जो है एमडीएमएस बेस्ड है, ठीक है। तो पीजी डिप्लोमा जो है कि वो 2 साल का होता है, और पीजी डिप्लोमा करने के बाद आप टीचिंग में नहीं जा सकते हो। जैसे आपको टीचिंग में अगर जाना है तो आपको एमडीएमएस ही करना है आपको। अगर जैसे कहीं पे अलीगढ़ में होता है पीजी डिप्लोमा सैदला, तो वो 2 साल का कोर्स होता है, और वो करने के बाद आप फार्मेसी वगैरह तो खोल सकते हो, लेकिन टीचिंग में जाने के लिए एमडी सैदला ही करना पड़ेगा। तो मैडम ने जैसे बताया कि एमडीएमएस बेस्ड। और देखो आप लोग ना, मैं आप लोगों को स्पेशली आप लोगों को एड्रेस करने के लिए इसीलिए आई कि ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझी कि आप लोग जब फर्स्ट ईयर में हो सकता मेरी ये जो मोटिवेशनल स्पीच से थोड़े भी बच्चे आगे बढ़ के यूनानी का नाम रोशन करें, ये मेरी दुआ होती रहेगी। तो आप लोग बिला झिझक जो भी आपको डाउट है, आपको जिस तरह से भी डिप्रेशन हो रहा है, या नहीं तो घर में, माहौल में, या आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो मुझसे पूछ सकते हो आप। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको समझाने के लिए। आपको पता है मेरे डैडी ये कहते थे, मेरी बड़ी बहनें सब एमबीबीएस हैं, तो मेरे डैडी ये कहते थे बेटा आप इसमें करो, आप इसमें रिसर्च करोगे, क्योंकि जो एलोपैथी के डॉक्टर्स है यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते इंडिया में, ये वहाँ अंग्रेजी इलों की रिसर्च करते हैं एलोपैथी मेडिसिन के, दे कैन नॉट टच टू द रिसर्च ऑल्सो, बट यू हैव द चांस। आप यूनानी के रहते हुए आप कुछ अच्छा करोगे, आप रिसर्च करोगे बेटा, वो लोग नहीं कर सकते।
तो मेरे डैडी की ये दुआ थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनकी बात सुनी अपने बड़ों की, वो खुदा की मर्जी थी, आज मैं यहाँ पर हूँ। वालेकुम सलाम। My question is, as you said, some teams have commanded themselves on certain diseases they have become enormously famous in their field. In this respect, I would ask you, if someone is You met with some Unani Hakims. Yeah, it's not clear for me to get your voice. It is I'm getting echo from your hall. So I'm repeating myself. little louder, please, little louder. As you said, some teams have commanded themselves on certain diseases that they have become enormously famous in their field. In this respect, are you getting? No, I'm not getting it. This voice is not clear. I could hear you only that. I'm repeating myself once more. As you said, some teams have commanded themselves on certain diseases. You met with some Hakim. That is clear to me. After that, see, Anas Saab has used one phone. No, that is clear to me. Hello. क्लियर नहीं आ रही है। Hello. Yeah. Now is it clear? Yeah, little clear. You can ask. Actually, my question was, as you said, some teams have commanded themselves on certain diseases that they became enormously famous in their fields. In this aspect, I would like to ask you, if someone is thinking to command himself or herself on certain diseases, such as polycystic ovarian syndrome, polycystic ovarian disease, non-alcoholic fatty liver disease, Yeah. then how can we achieve this goal? And in this regard, what precautions should be taken if someone is thinking this? See, very good that at this level you are having this aim to be excel in one particular disease. Okay, as PCOD you said, polycystic ovarian diseases. See, for that you need to have to be a MD in gynecology. Okay, obstetrics and gynecology. Simply you cannot start doing the clinical research on this area. Though you can give in your clinic, we have the plenty of references. Only a BMS doctor can also start giving such medicine, because the patient comes, we don't know what kind of patients comes to us. So you can start. There is no doubt in giving these drugs to the patient whoever comes to you. Okay, but if you want to do some research on such drugs in a particular disease condition, then you have to do, the first primary thing is that you have to do the MD in that concerned subject area. And when you do the MD, you will come to know how the research can be done. When you publish the papers, the world will come to know the potential of Unani system of medicine in these particular diseases. So the part in which you want to give the treatment to the patient, you can give to the patient in your clinic whenever they come. It is free. It's like open to you to prescribe the drugs, because you became BMS doctor. Then you can prescribe anything which is given in your literature, in your reference book. But the part to publish it, you have to do MD, or you can take any project associated. You have to get associated with some research centers and show them that you are having some project in your hand. You have some references, so you can merge with them and do the clinical research, because you have to take the ethical clearance for this, for doing the research in any area. You have to take the ethical clearance. So as a individual project also you can take. You have to means I said, you have to associate with some research center like CCRUM. So many centers are there. Then you can start doing the work as a project. You can take the work as a project or do MD. In MD you do the work. Only the thing is that you have to take the ethical clearance. Okay, so then you can start your research work. Thank you, ma'am. My next question is how to stick oneself to Unani. Means how to stop oneself from getting into modern practice, as many Unani graduates indulge in it. Okay, how to stop a graduate to practice modern system medicine? Was it your question? Yeah, ma'am. How to stop? See, How to motivate a person
that he should stick to Unani rather than getting indulged into practicing modern after graduating See, from UNI. see, one thing I'd like to tell you that when we do this BOMS course, we read both the things. Pharmacology of modern system of medicine, general pharmacology also, and in a PG level we read experimental pharmacology also. And I said to you before also, you have to correlate whatever you are doing, whichever the disease you are working on, and whatever you are doing, the physiology, this anatomy and everything is being uh, given by Unani physician only, the anatomy, आपको पता है. And also what we have to do, we have to correlate all the signs and symptoms. Okay, and while correlating it, we'll see the treatment in allopathy system of medicine also, because when you are sitting in this world, you need to know the requirement of the world. वो लोग यूनानी सिस्टम को देखने के लिए एलोपैथी का कंपैरिजन करते हैं. दैट्स द रीजन यू हैव टू कोरिलेट इट. यू हैव टू रीड यूनानी मेडिसिन आल्सो, यू हैव टू read allopathy medicine also, but keep one thing in your mind, that don't practice allopathy medicine, just have the knowledge to utilize this particular pathy at the time of emergency. Okay, but you have to have the knowledge of these things also. Okay, have the knowledge of modern system of medicine knowledge, because we do write the paper of pharmacology. आप लोग को होगा, there is one or two questions come from modern pharmacology also. So that's the reason you need to have the knowledge of modern pharmacology, but utilize this knowledge whenever patient comes in emergency. That is must to you. Okay, CPR and all emergency. If the patient come with hypertension and all, we have to give some emergency medicine immediately to save the life. So while saving the life of any patient, you can use your allopathy medicine, but in your regular routine practice, you need to practice only Unani system of medicine, having the knowledge of allopathy and the modern system. You have to practice only Unani system of medicine. Don't think that this system, that system. You have to think the benefit, how we are going to help the ill health humanity of the nation. Okay, how to keep the world healthy and safe. Our motto should be that we have to keep the world healthy and safe. So in that regard, whichever is useful to you, you can utilize at the time whenever it is needed. Okay, understood? Thank you. शमीम को देख रहे हूँ मैं, अस्सलाम वालेकुम अजीज के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है. आप पूछिए, आप लोग को जो भी पूछना है, इंशाल्लाह I'll try my level best to answer you. And I request all the students, never don't be underestimate yourself by comparing with any system of medicine, because like it's our difference that make us different from other, unique from other. अच्छा वो म्यूट था क्या? बोल कैमरा बड़ा एक्स्ट्रा क्या ले जा रहा है देखना है अब गुड मॉर्निंग मैम. बीच में Yeah, good morning. मेरा क्वेश्चन ये है, आधा वहां तक आधा काटो ना कोई वगैरह किसी की आवाज आ रही है, आपका क्लियर नहीं है. प्लीज टेल देम टू स्विच ऑफ देयर फोन्स, माइक्रोफोन्स. मेरा क्वेश्चन ये है जी, कि यूनानी में कोई मेल कैंडिडेट गायनेकोलॉजी से कर सकता है? एक मिनट. यूनानी से कोई मेल कैंडिडेट गायनेकोलॉजी से कर सकता है? यूनानी में कोई फेल कैंडिडेट मेल से पुरुष का मैन वहां जा बेटा मेल कैंडिडेट में मेल हाँ, यूनानी में कोई मेल कैंडिडेट गायनेकोलॉजी से कर सकता है? समझ में नहीं आया क्वेश्चन मुझे. अब यूनानी मेडिसिन में कोई मेल कैंडिडेट वाइस वो गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है, ये क्वेश्चन है. गैनी सब्जेक्ट पढ़ा है. गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है मेल कैंडिडेट? एक सेकंड, मैं अपना फैन ऑफ करती हूँ, मुझे आवाज़ें सही नहीं आ रही है. जिसको पूछना है यहाँ पे आके माइक से पूछो ना, यहाँ माइक से पूछो. हाँ बताइए. इसलिए कि यूनानी में कोई मेल कैंडिडेट
गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता है कि नहीं? पढ़ सकता है बिल्कुल। देखो आप एलोपैथी वालों को देखो, एमडी गैनिक भी होते हैं। अगर आपको सीट मिल जाए, हमारे NIUM में कई लड़के एमडी गैनिक कर रहे हैं। आप ये मत सोचो। देखो एक चीज का बच्चों, आप लोग हमेशा से क्लियर रहो एक चीज के बारे में, जब आप मेडिसिन में दाखिल होते हो तो आप मेल फीमेल छोड़ दो, ठीक है? आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, आपके पास पेशेंट मेल भी आ सकता, फीमेल भी आ सकता। आप एज अ डॉक्टर उसको ट्रीट करना है, मेल है फीमेल है नहीं। आप जाते ये डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन आप अपने लाइफ से, अपने दिमाग से निकाल लो। क्योंकि आप लोग देखते हो ना, फर्स्ट ईयर में जब हम ठहरते हैं, डेड बॉडी के सामने ठहरते हैं, वो नेकेड होती है। वहां पे अगर आप शर्म महसूस करोगे, आप सीख नहीं पाओगे। तो उस लेवल से जब आपने अपना कदम मेडिसिन में रखा, तो ये डिस्क्रिमिनेशन निकाल देना है आपको, मेल एंड फीमेल वाला। आपको एज अ डॉक्टर बन के आपको खिदमत करनी रहती है, ठीक है? पेशेंट को देखना रहता है। इतने सारे जो MBBS बच्चे होते हैं, ये लोग की पोस्टिंग गाँव पे रखी जाती है जब वो अपना हाउस जॉब कंप्लीट करते हैं। वहां पर इन्हीं लोगों को पूरे डिलीवरीज कंडक्ट करना पड़ता है। कई लेडीज पेशेंट अपनी गैनिक प्रॉब्लम इन लोगों को मतलब सुनाती हैं, इनको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर ये बच्चे अपनी ब्यूमिस के मौके पर या अपनी जो हाउस जॉब होती है उसके मौके पर अगर ये गैनी केसेस, लेबर केसेस अवॉइड करते हैं, तो ये जाके वहां पर कैसा देखेंगे ये पेशेंट को। इसलिए आप लोग ये सब चीजें निकाल देना है। आपको गैनी पढ़ना है। देखो अगर आप गैनी ऑफसेट किस नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे आप लोग। पता है, आपको पढ़ना पड़ता है। जब आप बुक्स पढ़ रहे हो, पेशेंट देखने में क्या फर्क आपको क्यों वो होता है? आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, MD गैनी भी कर सकते हो। आप ऐसी जगह जाके अपने खिदमत दे सकते हो जहां पर कोई डॉक्टर नहीं जाता, जहां पे कोई एक लेडी डॉक्टर जाने के लिए उसको मौका नहीं मिलेगा। आप वहां जाकर उस गरीब एरिया में, उस बैकवर्ड एरिया जो विलेज होता है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं जाता है, वहां जाके अगर आपको मौका मिले तो आप इसमें भी अच्छे अगर होंगे तो नॉर्मल लेबर कंडक्ट कर सकते हो, आप डिलीवरीज कर सकते हो, आप कई लेडीज पेशेंट को देख सकते हो। इल्म में कभी शर्माना नहीं चाहिए। मेडिसिन में सबके लिए एक ही सब्जेक्ट है, फीमेल्स के लिए अलग नहीं है, मेल्स के लिए अलग नहीं है। सब सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, उसमें आपको एक्सेल रहना है। आपको पता नहीं किस वक्त ये इस्तेमाल में इसका मौका और ये इमरजेंसी आपको आ जाएगी, वो आपको यूज करना पड़े। तो आप सीखने में कभी मेल एंड फीमेल नहीं करना चाहिए। MD करने बिल्कुल कर सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। और क्या सीजेरियन डिलीवरी भी कर सकता है? जी, सीजेरियन डिलीवरी क्या कर ऑपरेशन जो MD गायनेकोलॉजिस्ट रहते हैं यूनानी के, हाँ, वो सीजेरियन डिलीवरी कर सकते हैं नहीं? जो ऑपरेशन से बच्चे पैदा होते हैं, हाँ मैंने बताया ना, ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन है क्या इसमें आपको? हेलो मैम, इनका क्वेश्चन है कि आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएट इन गायनी ऑप्शन सीजेरियन सेक्शन LSCS कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, DOMS MD सिजेरियन बता रहे हो आप? यस मैम। देखो अपने पास जो अब गैनी आई है, MS डिग्री है वो, ओके, मास्टर इन सर्जरी जो है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गैनिक पहले MD थी, अब MS हो गई है। ये है कि हमारे यहाँ भी NIUM में भी पूरे बच्चे जो जाते हैं MS की डिग्री लेके जाते हैं। MD गैनिक की जो है MS गैनिक एंड ऑब्स्टेटिक्स हो गई है। आजकल हमारे साथ यहाँ पे मॉडर्न MD गैनोकोलॉजिस्ट भी साथ में होती हैं, तो उन लोगों के साथ रह के करना पड़ता है। बिल्कुल कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हो आप लोग। क्योंकि जो अल-बुखासिस जो कहते हैं, अबुल कासिम ज़ोहरावी जो थे, जो आज के भी फादर ऑफ मेडिसिन है, अल-बुखासिस कहते हैं लोग, यूनानी फिजिशियन ही थे वो। जो यूनानी के फिजिशियन अल-बुखासिस, अबुल कासिम ज़ोहरावी जो कहते हैं। तो जो सर्जरी निकली है वो कहाँ से निकली? यूनानी से ही निकली है। मैंने कहा है ना, जो सारा जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन निकले हैं, ग्रीको अरेबिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से निकले हैं। जो फार्माकोलॉजी वर्ड इटसेल्फ, इट इज अ ग्रीक वर्ड। फार्माकोलॉजी मतलब
स्टडी ऑफ ड्रग, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड है, फार्माकॉन ग्रीक वर्ड है, ड्राई हर्ब को कहते हैं, गैनाकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड। सो ऑल दिस द इंस्ट्रूमेंटेशन, इवन द सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स आए हैं वो भी किसके दिए हुए हैं? यूनानी फिजिशियंस के दिए हुए हैं। अल-बुखासिस ज़हरावी ने कई इंस्ट्रूमेंट निकाले थे, जो रिट्रैक्टर्स जो यूज होते हैं सर्जरी में, पूरे यूनानी फिजिशियन के दिए हुए हैं। जो यूनानी सिस्टम मेडिसिन है, द मदर ऑफ ऑल द सिस्टम मेडिसिन, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक ये है कि आप एक मॉडर्न डॉक्टर के अंडर में रह के आप कर सकते हो सर्जरीज, ऐसी कोई बात नहीं। जब आप एमएस ऑब्स्टेट्रिक या गायनेकोलॉजी कर लोगे तब कर सकते हो आप, क्योंकि आजकल के रेगुलेशंस वो है ना, थोड़ा सा वो है टुवर्ड्स ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर आपको एमएस आपको तो एक आपको मॉडर्न वाले सर्जन को साथ में रखना पड़ेगा, जो हम लोग देख रहे हैं यूजुअली, जो हमारी रनिंग प्रैक्टिस में डे टू डे लाइफ में, बस मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। और किसी का सवाल? आप लोग यही मत समझो कि हम यूनानी करके सर्जरी नहीं करेंगे। सर्जरी नॉर्मल एमबीबीएस डॉक्टर भी नहीं करता है जब तक वो एमएस ना कर ले, मास्टर ऑफ सर्जरी डिग्री। हर कोई नहीं करता है सर्जरी। आप लोग खाली एक ही डिप्रेशन में नहीं रहना है, क्योंकि एमबीबीएस वालों को भी अगर हाथ लगाना है, छीना है, कट करना है, तो भी उसको एमएस डिग्री होना पड़ता है, ठीक है। तो अपने पास भी एमएस डिग्री है, जब आप कर लेते हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छा ऑपरेशन थिएटर है, एमएस डिग्री मिल रही है जनरल सर्जरी की, इवन गैनी में सर्जरी है। हमारे पास बहुत सारे, हमारे जो सर्जन्स है यहाँ, स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। जब आप डिग्री खुद कर रहे हो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जब दवा दोगे तो यूनानी की रहेगी, थोड़े से इमरजेंसी मेडिसिन के साथ बिल्कुल दे सकते हो आप। और यूनानी, हाँ, एमडी से अगर पैथोलॉजी करते हैं यूनानी में, पैथोलॉजी, हाँ, तो क्या लैब डाल सकते हैं, लैब खोल सकते हैं अपना? बिल्कुल खोलिए आप। पैथोलॉजी एमडी तो अब आया है, अब अभी बच्चे एक ही बैच निकला होगा शायद, मेरे ख्याल से। बिल्कुल खोल सकते हैं आप। देखिए, आपको अपनी डिग्री करने के बाद स्टैग्नेंट नहीं रहना है आपको। आप ही लोग हो जो हॉरिजन को ब्रॉड कर सकते हो यूनानी का। अपने पास क्या है मालूम, अभी तो अब देखो मॉडर्न वालों में, मैं हमेशा कहती हूँ कि खाली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है उन लोगों के पास। उन लोगों के पास रेटिना का स्पेशलिस्ट है, उन लोगों के पास कैटरेक्ट का स्पेशलिस्ट है, उन लोगों के पास स्क्लेरा का स्पेशलिस्ट है, कॉर्निया का स्पेशलिस्ट है। एक आंख की डिजीजेस, एक आंख में जितने लेयर्स है, सारे का एक स्पेशलाइजेशन वहां पे निकल गया है। हम लोग खाली पैथोलॉजी लैब, ये लैब, आप अभी अपने लिए बहुत छोटी बात है, बिल्कुल खोल सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप स्टार्ट करोगे ही तो दुनिया वालों को मालूम होगा ना। This, you will be the founder of this all laboratories and all if you start right now, inshallah. और कोई? ऑन कर दो, ऑन कर दो। बाइक से जाके बोलो। यूनानी मेडिसिन में जो यहाँ पे हॉस्पिटल में प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो वो सिर्फ उर्दू में ही लिख सकते हैं मेडिसिन का नाम, या फिर किसी भी लैंग्वेज में? यूनानी सिस्टम में जैसे जो हॉस्पिटल में हम लोग मेडिसिन हॉस्पिटल में दिखाते हैं, तो मेडिसिन में दिखाता है प्रिस्क्रिप्शन पे, हाँ, तो उर्दू में ही लिख सकते हैं, इंग्लिश में, किसी में भी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई पेशेंट सीरियस हो गया तो उसको हम रेफर करेंगे एलोपैथिक में, तो फिर वो उसका हिस्ट्री कैसे कोई समझेगा एलोपैथिक डॉक्टर, जिसको उर्दू नहीं आता है। प्रिस्क्रिप्शन अगर यूनानी को, हेलो मैम, बच्चे का क्वेश्चन है कि ज्यादातर मोस्टली यूनानी मेडिकल कॉलेज में, यूनानी डिस्पेंसरी में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं उर्दू लैंग्वेज में लिखते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम पेशेंट को दूसरे जगह रेफर करेंगे और उर्दू में लिखेंगे, तो वो दूसरा डॉक्टर उसको कैसे समझेगा? देखो, अच्छा, आप जो प्रेफर करते हो यूनानी ट्रीटमेंट देते हो आप,
और पेशेंट को रेफर करते हो एलोपैथी कॉलेज में जब इमरजेंसी होता है, तो वो लोग कैसा समझेंगे, ये बोलना है आपको? यही क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन यही है ना। देखिए, आप जो आपको पहले आपने जो डायग्नोसिस किया है, प्रोविजनल जो डायग्नोसिस आप करते हो, ठीक है, क्लिनिकल्स में आप जो डायग्नोसिस करते हो ऊपर लिख देते हैं हम लोग, या नहीं तो उसको डिस्चार्ज जो समरी होती है उसमें हम उसका डायग्नोसिस लिख देते हो, आप जो इन्वेस्टिगेशंस कराते हो वो लिख देते हो, फिर अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप यूनानी का ही लिखना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये दिए थे, और इसके अब वर्स कंडीशन में हम डिस्चार्ज कर रहे हैं पेशेंट को। आपको वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मॉडर्न वाला क्या समझेगा नहीं समझेगा, अगर उसको समझना है तो आपको कॉल करेगा, तब आप उसको समझाइए। आप जो भी अपना पढ़ने के बाद जब आपको पता है, आप अच्छा सा पढ़ के आपने अच्छा सा उसको ट्रीटमेंट दिया है, तो आपको ना घबराने की जरूरत है, ना किसी तीसरे बंदे की फिक्र करने की जरूरत है। बस आपने अपना जो ट्रीटमेंट था लिख दिया, उसको उसके इमरजेंसी कंडीशन के लिए आपने अपने पास, क्योंकि इमरजेंसी नहीं है अगर वहां, तो आप उसको रेफर कर सकते हो, अपना ही ट्रीटमेंट लिख के रेफर करो आप, कोई बात नहीं है उसमें। बी बोल ऑलवेज, वॉट एवर यू डू, बी बोल इन दैट, देन द वर्ल्ड विल लर्न यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और कोई क्वेश्चंस? मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं बच्चों के पास। नहीं, बिल्कुल उन लोग को बोलो कि कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हो वो लोग, ठीक है। अगर है तो बस उन लोगों में से जो हिचकिचाहट जो है ना, वो डिप्रेशन निकाल के क्वेश्चंस पूछो, बोलो जो उन लोगों को, अगर वो चीज क्लियर हो जाएगी तो उन लोगों का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, वो लोग फिर सुकून से पढ़ सकते हैं। बस मेरा यहाँ पे एड्रेस करने का एक ही एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों में जो टेंशन होता है वो दूर हो जाना। एक छोटी सी, क्या होता है मालूम, एक छोटी सी चीज रहती है, वो जिंदगी भर उन लोगों को तकलीफ देगी, अब वो क्लियर नहीं होगी। तो अगर कुछ ऐसा है तो वो पूछ सकते हैं और थोड़ी देर। नहीं, मेरे ख्याल से सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर हो गए हैं। आपने इतने अच्छे से बच्चों को मोटिवेट किया। जी जी, आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। प्रिंसिपल साहब भी ऐड होना चाह रहे थे, लेकिन तो किसी दूसरे प्रोग्राम में, होम्योपैथिक कॉलेज में ही बगल में हम वहाँ प्रोग्राम है, तो वहाँ पे उनको जाना था, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाए। जी जी, उन्होंने ये कहा कि मेरी तरफ से मैडम का शुक्रिया अदा कर देना। तो मैम आपका, आप लोग अपनी तरफ से, पूरे कॉलेज की टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इतना अच्छा हमारे बच्चों को मोटिवेट किया, और बच्चों के जितने भी क्वेरीज थे यूनिस के रिगार्डिंग या स्पोर्ट्स में आने की वजह से, जितने भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में बच्चों को समझाया। मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे इससे बहुत ज्यादा मुस्तफीद हुए होंगे। तो ये बातों के साथ मैं एक निजाम, और एक चीज मैं उन बच्चों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ जो बच्चे बैकलॉग हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं खास तौर से उन बच्चों को बोलूंगी कि आप लोग कभी परेशान मत हो। ये कहा जाता है जो बच्चे एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो वो सब्जेक्ट के दोबारा लिखने पे वो मास्टर हो जाते हैं उसके। तो कभी भी बच्चों को डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। चलो किस्मतें होता है, मतलब जो गिरता है वही संभलता है, वही सबसे आगे निकलता है, वो है ना। तो इन लोगों को कभी भी ना शर्मिंदा होना चाहिए, ना कुछ फील करना चाहिए। बस ये समझना जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुए उसके वो मास्टर बनने वाले हैं, ये सोच के उन लोगों को फिर से स्टार्ट करना चाहिए पूरे हिम्मत के साथ, ठीक है। इंशाल्लाह और आगे निकलेंगे वो लोग। जो है बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बुलाया आप लोगों ने, इतनी इज्जत नवाजी की। ओके, शुक्रिया।